वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। और आज मैं कक्षा 7वीं के पार्ट 2 दादी माँ जो बसंत भाग 2 का पाठ है, एक कहानी है जिसको लेकर मैं प्रस्तुत हुई हूँ। दादी माँ कहानी शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी हुई है और ये कहानी शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे घरों में जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, उनमें से किसी ना किसी का कोई ना कोई प्रभाव हमारे जीवन पे जरूर पड़ता है। और ऐसा ही कुछ इस कहानी के लेखक पर भी पड़ा और उसने अपनी कहानी का शीर्षक दादी माँ रखा। तो देखते हैं। शिव प्रसाद सिंह जो इसके लेखक हैं, इनका जन्म 19 अगस्त 1928 को बनारस के जलालपुर गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। वे प्रायः अपने बाबा के जमींदारी वैभव की चर्चा किया करते, लेकिन उस वातावरण से ये बिल्कुल अलग, कुछ अलग ही संस्कारों में इनका विकास हुआ। उनके विकास में उनकी दादी माँ, पिता और माँ का विशेष योगदान रहा। इस बात की चर्चा वे प्रायः करते थे। लेखक शिव प्रसाद सिंह ने अपनी दादी माँ की जो स्मृति है उसको ध्यान में रखते हुए ही ये पहली कहानी अपनी दादी माँ की रचना की। और एक बहुत अच्छी बात ये कि दादी माँ से नई कहानी का प्रवर्तन स्वीकार किया गया। और यही नहीं, यही वह कहानी थी जिसे पहली आंचलिक कहानी होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। कहानी शुरू होती है और कहानी शुरू होने से पहले आप अपने दिमाग में एक बात हम रखिए कि जब ये कहानी शुरू हुई है तो वो वर्तमान समय को दिखा रही है, जब लेखक ने अपनी दादी माँ से दूर जीवन बिता रहा था और कुछ पढ़ाई कर रहा था। अब उसके सामने एकदम से उसके भाई की लिखी हुई एक चिट्ठी आती है और उस चिट्ठी के द्वारा उसे पता चल जाता है कि उसकी दादी माँ इस दुनिया में नहीं रही। अब इन ख्यालों में वो पिछले जीवन की जो जो भी घटनाएं हैं एक एक करके वो याद करता है। और यही क्रमशः आप इस कहानी में पढ़ते पढ़ते महसूस करेंगे। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो ये है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि यहाँ जिस कमजोरी की बात की गई है वो है उनकी दादी माँ। तो बीसों गर्मी, बरसात और वसंत से आप समझ जाइए कि यहाँ पर लगभग लेखक भी 20 साल के हो चुके हैं और आज भी दादी माँ को याद करते हुए उनका मन उदास हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। यहाँ वो चर्चा कर रहे हैं अपने उन मित्रों की जो सामने तो उनको आने वाली छुट्टियों की सूचना देते थे कि जिससे कि ये खुश हो जाएगा लेखक कि अब वो घर जाएगा, दादी माँ से मिलेगा, है ना। और पीठ पीछे जो है उसकी जो है वो मजाक उड़ाते थे कि देखो जरा सी भी कोई प्रतिकूल समय आता है, कठिन समय आता है, ये घबरा जाता है। तो लेखक आगे लिखते हैं, मैं सोचता हूँ अच्छा
अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। लेखक इतने उदार हैं कि अपने मित्रों की इस वर्ताव से वो बिल्कुल परेशान नहीं है। फिर कहते हैं ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ, शीतल, किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। यहाँ पर जो शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ बोला है, वो दादी माँ की तरफ इशारा किया गया है, क्योंकि वो भी सफेद साड़ी पहनती थी और उनकी धुंधली छाया यानी कि उनकी याद उसके सामने आ जाती है। यहाँ इस अनुच्छेद से आप देखेंगे कि अब वो पीछे के जितने भी घटनाएं हैं जो उनके साथ बचपन में घटी, एक एक करके वो उसकी चर्चा कर रहे हैं। पहले वो कहते हैं मुझे लगता है जैसे कुंवार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही लोहरी ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेहूं और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर वो याद कर रहे हैं कुंवार के दिन। अब ये जो कुंवार के दिन होते हैं, जिसको आश्विन मास भी कहा गया है, और ये भादों के बाद आता है, ठीक है, जो कि सितंबर मिड और अक्टूबर के शुरुआत में होता है। वहां उस समय वो याद कर रहे हैं कि गांव में एकदम से जो पानी बरसा था तो इकट्ठा हो गया और खेतों से जो आए थे बहकर मोथा और साई की जो घासें हैं और वन प्याज की जड़ें हैं, वो जो है उनकी सुगंध उस समय एक विचित्र गंध जो है उन्होंने पानी में महसूस की। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि पहले बरसात हुई तो रास्तों में जो है पानी जो जमा था वहां कीचड़ आ गया और गांव के लड़के जो वहां पर जलाशय यानी तालाब में कूद कूद कर नहाने लगे। और अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। यहाँ पर अपने अपने मौसम की मतलब जब उन्होंने बचपन में ये एहसास किया था कि कुंवार के दिनों में जब वो बच्चों के साथ गांव के बच्चों के साथ वहां पर नहाने के लिए जाते थे तो उन्हें वो याद आ रहा है। इसके बाद वो कहते हैं आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। तो यहाँ पर ये कहने का क्या अर्थ है कि आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले। यहाँ वो इस बात की तुलना कर रहे हैं, ये जो आषाढ़ का महीना है वो जेठ के बाद आता है, ठीक है। तो आषाढ़ में ज्यादातर जून में आम और जामुन जो है वो मिलते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पर वो ये एक बात और कहते हैं कि अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले। यहाँ 3 महीनों की उन्होंने बात की और हिंदी कैलेंडर के हिसाब से इन्होंने देखिए यहाँ पर आषाढ़, अगहन और चैत, ये 3 महीनों में बताया कि आम जामुन, चिवड़ा और गुड़, और चैत के महीने में यानी मार्च के महीने में ये जो लाई और गुड़ की पट्टी ना मिले। अफसोस नहीं, पर कुंवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। यानी खाने का सामान एक तरफ और कुंवार के महीने में तालाब में नहाना एक तरफ, उनको इतना पसंद था वहां पर जाकर नहाने। आगे कहते हैं मैं भीतर हुड़क रहा था, 2 एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। अब अपना वो याद कर रहे हैं कि कभी जब वो जलाशय में नहाने गए
तो 2 बारी नहा पाए और उसके बाद पड़ गए बीमार। लेकिन यहाँ पर लेखक जो ये कह रहा है कि बीमार होना भी उसे अच्छा लग रहा है। क्यों? थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। यहाँ पर वो फिर दादी माँ के द्वारा बनाई हुई जो साबू की खिचड़ी को याद कर रहा है, और जो नींबू डाल के उसको इसलिए मिल रही है क्योंकि उसको बुखार है, सर में दर्द है। ठीक है, लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। अब वो वापस वर्तमान में आ गया, मतलब कि अब जब वो दादी माँ से दूर है तो अब उसे ये चीजें नहीं मिलती। ज्वर जो चढ़ा तो दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। अब देखो वो दादी माँ से दूर है तो इस तरह से वो चादर लपेट के सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। अब अगेन वो अपना वर्तमान, वो पिछले उसमें गया जब वो याद कर रहा है कि उसे ज्वर हुआ था। तब दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी और उसी झाग वाले जल में, यानी वो भी तालाब में नहा कर आई थी। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती। अब वो उनका जो है वो वस्त्रों के बारे में बता रहे हैं कि वो सफेद किनारीहीन धोती जो है, यानी बिल्कुल प्लेन साड़ी पहनी हुई है। सन से सफेद बालों के सिरों पर बिल्कुल सफेद बाल, सद्यह टपके हुए जल की शीतलता, और लगातार टपक रहा है उनके जल बालों से। आते ही उन्होंने सर और पेट छुए। पहले वो आई नहाकर तो उन्होंने देखा, उसका सर छुआ और सर पता लगाने की कोशिश की ये क्यों ऐसे लेटा हुआ है। फिर पेट छुआ। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। अब क्या हुआ, उन्होंने सुना हुआ था। यहाँ पर पता चलता है कि दादी को थोड़ा अंधविश्वास भी था और उन्होंने अपनी साड़ी के आंचल से गांठ खोली और उन्होंने क्या किया, किसी चबूतरे से वो मिट्टी लाई थी जो थोड़ी सी उनके मुंह में डाल दी और थोड़ी उनके माथे पर लगा दी, जिससे कि उनको कहीं नजर लगी हो तो वो ठीक हो जाए। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। ये वो तब की बात बता रहे हैं जब वो, तब उन्हें ज्वर हुआ था, बुखार हो गया था। कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। जलते हुए ना, बुखार में बहुत ताप हो जाता है ना, तो उस समय सर पर दालचीनी का लेप करती। यहाँ पर बताया है कि कुछ वो उनको अपने घरेलू इलाज भी पता थे, उनमें से एक था दालचीनी, एक मसाला होता है, उसका वो लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। बार बार देखती, अरे बुखार ठीक हुआ कि नहीं हुआ, हांडी में पानी आया कि नहीं। अब यहाँ पर वो जो जो चीजें उस समय कर रही थी वो चीजें आ रही हैं, यानी हांडी में पानी उन्होंने मंगवाया, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं। मतलब यहाँ पर वो पूछ रही हैं कि भाई जो है वो क्या क्या तैयारी जो है वो इस समय कर रही थी उनको, उनकी हालत सुधारने के लिए। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, क्वेश्चन मार्क है। तो वो पूछ रही हैं कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। अब उनको क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आया हो, है ना, बीमार हो और इसलिए इसको जो है वो बुखार हो गया। आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। इस तरह से वो जब बड़ी परेशान हो जाती थी जब लेखक कभी भी बीमार पड़ते थे कि कोई आया तो नहीं था जिसकी वजह से ये हमारा बच्चा बीमार पड़ गया। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। मतलब ये तो उनको जो है कह सकते हैं, उनको हर दवा के बारे में पता था। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, मतलब वही काम, मतलब जैसे भाई ये बीमार क्यों हुआ है उसके बारे में कोई ना कोई वो इलाज बताने लगती थी। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। मतलब वो अंधविश्वास में ये भी मानती थी कि कहीं कोई ऐसा ना हो भूत प्रेत की छाया आ गई हो इसलिए बच्चा बीमार पड़ गया, या कहीं मलेरिया तो नहीं हो गया। अब देखो बीमारियों के भी नाम उनको याद है, निमोनिया तो नहीं हो गया।
महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप। अब देखो, जब महामारी आती है तो उस समय, और जो छूत की बीमारियां होती हैं उस समय, रोज सवेरे उठकर दादी माँ क्या करती थी कि स्नान किया और उसके बाद लौंग और गुड़, इन दोनों को मिलाकर उन्होंने एक जो जल बनाना और गुग्गल और धूप से चारों तरफ धुआं देना, ये सब वो करती थी उस समय। सफाई कोई उनसे सीख ले, यानी बहुत अच्छी सफाई करती थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते। यहाँ गिलाफ का मतलब है जैसे तकिए के सिराने जो होते हैं, है ना, उनके कवर, तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू। अब मेष महाराज मतलब जो यहाँ पर, अब वो दूर है दादी माँ से, है ना, तो वहां पे कैंटीन में जो भी हैं कुक हैं वो उनको खिचड़ी या साबू देकर जाते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। यानी जैसे ही वो कुनैन मिक्सचर देखते हैं शीशी में तो उसका तीखापन सोचकर ही अब बुखार भाग जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक ये कहना चाहते हैं कि तब जब बुखार आता था और दादी माँ देखभाल करती थी तब कुछ और ही बात थी, लेकिन अब जैसे उनको ये सब बड़ा बेमानी सा लगता है, यानी बीमार पड़ने में भी अब उनको कुछ मजा नहीं आता। अब आगे देखिए, किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। अब देखिए, एकदम से पहले उन्होंने बचपन की वो बात याद की थी, अब उन्हें किशन भैया की शादी की बात याद आ रही है। और वो कहते हैं उस समय तो दादी माँ बहुत उत्साहित थी, बहुत ही ज्यादा खुश, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। सर पे उठाना एक मुहावरे का प्रयोग किया है यहाँ पर, कि जैसे कि हाय तौबा मचाई हुई थी सारे घर में। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। अब यहाँ पर जो दादी माँ जो है एकदम से कहती थी कार परोजन, यानी यहाँ पे कार्य और प्रयोजन दोनों हैं, यानी हम कोई खाली नहीं बैठे हुए, तुम यहाँ आकर बातें मत करो, ठीक है। और फिर कहती हैं अगर मैं ना करूं ना तो कोई काम नहीं करेगा। जानने को ये सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, मतलब वो करवाती ज्यादा थी, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। यानी कभी जब वो वहां पर नहीं होती थी किसी कार्य करते वक्त, तो क्योंकि कहने वाला ही कोई नहीं है तो कई बारी देर हो जाती थी। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। अब बाहर जैसे अहाता सा होता है ना, वहां पर दादी माँ किसी से बात कर रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। अब वो कैसे बोल रही थी, सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी, अब लगी है आजकल करने, फसल पे दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो यहाँ पर वो उसको ये कह रही थी कि देख, जब तू आई थी मुझसे मांगने के लिए तो मैंने जरा देर नहीं लगाई और मैंने तुझे पैसे दे दिए। अब क्योंकि आपको मालूम है कि फसल एक बार होती है, फिर एक साल और इंतजार करना पड़ता है। अब जैसे ही रामी की चाची कहती है फसल में दूंगी, तो मतलब पूरा और 8-9 महीने का गैप पड़ जाएगा। तो इसलिए कहती है कि अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। वो कहती है दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। फिर वो कहती है बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा,
यहाँ निस्तार का मतलब है कैसे भला होगा उसका, उसकी बेटी की शादी है तो इसलिए उस पर दया करने की बात कहती है। वो कहती है हट हट, अभी नहा के आ रही हूं। दादी माँ पीछे हट गई, उसको हटाने लगी। जाने तो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो जब वो लेखक ने ऐसे कहा ना कि भाई अभी ये तो बेचारी है, गरीब है, इसे जाने दो दादी, तो उस पे भी एकदम से क्रोध करने लगी। चल चल, चला है समझाने। तो यहाँ पर ये दादी का एक और रूप उसने देखा। उसके बाद मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। मतलब ये जो रामी की चाची की बात थी वो भूल गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विवहल होकर कहा, विवल यानी बहुत ही वो एकदम से भावुकता से भर गई और कहने लगी, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। यहाँ पे किसकी तरफ इशारा है? मालकिन यानी कि वो दादी बा की बात कर रही है। और वो उरिन हो गई यानी कि उसके ऊपर से सारा कर्ज हट गया। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10 5 के लिए हंसाई ना हो। देवता है बेटा, देवता। अब वो बताने लगी कि दादी माँ ने उनको एक तो पीछे का कर्ज भी माफ कर दिया और ऊपर से 10 रुपए उसे शगुन के देके गई। और ये कहा उन्होंने कि भाई अब तेरी बेटी मेरी बेटी, तो इसलिए शादी विवाह पर कोई जगहसाई ना हो और खर्चे में कमी मत रखना। तो उस जमाने के हिसाब से 10 रुपए की कीमत भी बहुत होती थी। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा तो वो कहने लगी, अरे वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मतलब अगर वो पैसे दे रही हैं तो डांटने का भी उन्हें हक है। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। अब ये तीसरा संदर्भ आ रहा है। विवाह के 4 5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। ये प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है और उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। तो पहले कभी जब विवाह के लिए रथ जगह वगैरह होता था तो उस समय एक प्रसंग जो है वो किया जाता था। दो स्त्रियां, एक दूल्हा बन जाती थी एक दुल्हन, और उसके बाद उनके बेटे होने तक की कहानी जो है वो दिखाई जाती थी और रात भर गीत गाए जाते थे। ये उसी समय का वर्णन है। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। तो जहां पर अनाज वगैरह रखते हैं उनको वहां उसको दालान बोलते हैं। वह भी बारात में जाने के बाद ही पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। अब क्या हुआ कि ये सब कुछ जो वहां पर रत जगह और गीत वगैरह हो रहे थे तो उस समय जो है औरतों ने ये आपत्ति जताई। अच्छा नहीं मानते थे कि वहां पर औरतों के बीच में कोई और आए। तो दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। उस समय उन्होंने अपने इस पोते की जो है वो उन्होंने उसको वहीं रोका और उन पर जो गांव की औरतें थी उन पर बिगड़ गईं। उन्होंने लेखक का साथ दिया। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला लिया था। उन्होंने कहा अरे कोई नहीं, बच्चा है पास में सो जाएगा, कोई बात नहीं, तुम अपना गाओ। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। अब उसे ना बच्चा था, उसको बहुत हंसी आ रही थी इस बात पे। तो वो सोचने लगा कहीं मैं सच में हंस पड़ा तो मुझे बाहर निकाल देंगे। पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडा फोड़ हो गया। और उन गांव वालों में ये कोई थी जिन्हें ये भाभी भी बोलते थे।
तो उनकी कोई बात थी, सुनकर वो एकदम से जो है वो हंस पड़े। अब जैसे ही वो भाभी की बात पर हंसे तो भंडाफोड़ हो गया। सबको पता चल गया कि ये सोया हुआ नहीं है, ये तो जाग रहा है। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। मतलब उसे वो ऐसे उल्हाना देते हुए बोल रही हैं, क्योंकि वो कह रही थी ना कि बहुत छोटा बच्चा है, कोई नहीं, सो जाएगा, तुम्हारा क्या है। तो एकदम से वो इस तरह से उसके लिए बोलती हैं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली, फिर उसने पहचान लिया ये तो वही है। तो कहती है, कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं तो अभयदान मिल जाता है। अभयदान यानी कि सबसे बचाव। यहाँ पर लेखक की भी वही हालत थी कि जब कोई रास्ता नजर नहीं आता था तो वो दादी माँ के पास जाके खड़े हो जाते थे और उनको कोई भी कुछ कह नहीं पाता था। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। वो उस बातों को याद कर रहे हैं कि दादी माँ स्नेह और ममता की मूर्ति थी। परिस्थितियों का वात्या चक्र। वात्या चक्र क्या होता है? घटना चक्र। जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। यानी जितनी घटनाएं उनके जीवन में हुई दादी माँ के, उतनी घटनाएं किसी के जीवन में नहीं हो सकती। तो इसी को वो बताता है कि दादी माँ उन परिस्थितियों में भी जीना जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया। अब यहाँ पर वो अपने दादाजी की मृत्यु के बाद का बात बता रहे हैं कि दादी माँ बहुत उदास हो गई थी उन दिनों जब दादाजी की मृत्यु हुई थी। ठीक है। और क्योंकि उनके मित्रों ने भी उनको धोखा दिया, इसलिए क्या हुआ, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। उनके मित्र अच्छे नहीं थे, यानी सामने कुछ और पीछे कुछ। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। अब क्या हुआ कि जब उनके श्राद्ध की बात आई तो पिताजी ने बहुत ज्यादा जो है धन जो है खर्च किया। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे। अब इसमें जो है ये माघ जो कि फरवरी उस महीने की बात हो रही है। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती, यानी इतना ज्यादा कि वहां पर सर्दी के मारे हड्डियां कांपती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। तो वहां पर वो बैठी हुई थी और एक दिया जलाया हुआ था। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। ये पहली बार था जब उसने देखा कि दादी माँ कुछ उदास होने के साथ साथ रो भी रही हैं। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? अब वो अपनी उत्सुकतावश ये पूछने के लिए कि दादी माँ ये रो क्यों रही हैं, मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा जिसमें हमेशा ममता भरी रहती थी, ऐसी आंखों की तरफ। क्या है पूछ, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। अब वो छुपा गई, उन्होंने बताया नहीं। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया। चल चल, धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा।
वे मुझे खींचती रसोई में ले गईं। उन्होंने बहाने से जो है वो अपनी बात को छुपा लिया। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। यानी दोनों बैठे हुए थे और बहुत ज्यादा परेशान, पिताजी भी और किशन भैया भी। इतने में दादी माँ जो है वो पहुंचती हैं और कहती हैं, रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूं ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूं। यानी बहुत संभाल के रखा है। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो यहाँ पर वो अपनी दादा की दूरंदेशी के बारे में बता रही हैं कि क्या पता यही सोच के उन्होंने मुझे ये कंगन दिया था जो आज काम आ रहा है। और उन्होंने पिताजी को देकर कहा और उनका कर्ज सारा जो है वो चुकवाया। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। यहाँ पर लेखक ने ये बात इसलिए कही है, शाप भ्रष्ट, यानी कि उनको ऐसा लगता था जैसे कि शाप मिला हुआ है। धुंधली छाया विलीन हो गई। यानी अभी तक जो वो सोच रहे थे दादी माँ के बारे में, वो मानो उनकी आंखों के सामने से गायब हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंख फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से कौवे का आना, खिड़की पर बैठना, ये भी एक, इसे अंधविश्वास ही कहें कि ऐसा माना जाता है कि जब कभी भी ऐसे कौवा आए और पंख फैलाकर बैठ जाए तो कोई ना कोई जो है वो बुरी खबर होती है। ठीक है। तो इस तरह से वो उसी समय लेखक के हाथों में किशन भैया का पत्र कांप रहा है। मतलब किशन भैया का पत्र वो पढ़ रहे थे और उनके हाथ कांप रहे थे। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। मतलब एकदम से जो उनकी यादें थी वो धीरे 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 गायब हो रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो यहाँ पर लेखक के हाथ कांपने लगे थे ये पत्र पढ़कर कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है। और उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में दादी माँ नहीं रही। और ये सोचते सोचते उनके हाथों से वो पत्र गिर जाता। तो देखते हैं कि पाठ का सारांश, जो मूल बातें हैं उनको एक बार दोहराई के लिए फिर से बताती हूँ। पाठ की शुरुआत होती है कि लेखक को जब तक अपने घर की याद आती रहती है, विशेषकर दादी माँ से उनका गहरा लगाव रहा है। आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वह स्तब्ध हो गया, हैरान हो गया और उनके आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक दादी के साथ बिताया हुआ हर लम्हा याद आता है। हर वो घटना याद आती है जहां उन्होंने दादी माँ के साथ दिन बिताए थे। लेखक कुंवर के वे दिन याद करता है जब चारों ओर पानी भरा रहता था और दूर से बहकर आई घासों के सड़ने से एक अजीब सी महक हवा में फैली रहती थी। इसी मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूदकर नहाना बच्चों को अच्छा लगता था। इसी पानी में एक दो बार नहा लेने के बाद लेखक बीमार पड़ गया था। दादी दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठी रहती और हाथ पैर छूकर उसके ज्वर का, बुखार का अनुमान करती, पंखा झलती, लेप करती और बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन बनवाती। उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कहीं कोई बीमार होता वह उसके पास पहुंच जाती और अपनी यही दवाई शुरू कर देती।
लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी माँ का उत्साह देखते बनता था। यूं तो वह काम नहीं करती थी, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति यानी ना होना विलंब का कारण जरूर बन जाता था। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर कठोरतापूर्वक बिगड़ते हुए भी देखा। वह आंखों में आंसू लिए दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी। उसकी बेटी की शादी थी, पर दादी अपने पैसे छोड़ने के लिए राजी ना थी। लेखक से यह सब देखा ना गया और वह वहां से खिसक लिया। कुछ दिनों बाद रामी की चाची से लेखक ने जाना कि दादी माँ ने उसका सारा कर्जा माफ कर दिया और 10 रुपए देकर बेटी की शादी में मदद भी की। ये घटनाएं दादी की कठोर प्रशासनिक प्रवृत्ति के साथ उनके कोमल स्वभाव को भी बताती हैं। विशेषकर लेखक उनका लाडला था और उसे लगता था कि किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर दादी माँ की छाया में खड़े हो जाने से अभयदान मिल जाएगा, यानी उसकी जान बच जाएगी। दादाजी की मृत्यु के बाद दादी की उदासी वो बताता है। धोखेबाज शुभ चिंतकों की वजह से परेशानी काफी बढ़ गई थी। लेखक के पिता ने दादाजी के श्राद्ध में काफी रुपए खर्च कर दिए थे और एक शाम माघ की कड़क ठंड में जब वो नहाकर गीली धोती पहने दादी संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी, तो उनकी आंखों में आंसू देखकर लेखक से रहा नहीं गया। उन्होंने दादी से रोने का कारण पूछा। दादी मुस्कुराते हुए प्यार से उन्हें खींचकर रसोई घर में खिलाने के लिए ले गई और अगले दिन लेखक ने देखा कि दादी माँ ने दादाजी की निशानी सोने के कंगन संदूक से निकाले और पिताजी को दे दिए ताकि कर्जा चुक सके। लेखक को दादी माँ किसी शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। मतलब उनका सारा जीवन ऐसा लगता था कि परेशानियों से घिरा हुआ था, पर वो कभी भी परेशान होती नहीं थी, डटकर मुकाबला करती थी। लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आया। बड़े भाई का लिखा पत्र अब तक उसके हाथों में कांप रहा था और वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि दादी माँ सचमुच नहीं रही। तो इसके साथ ये कहानी समाप्त होती है और इस कहानी से मिलने वाले संदेश को यदि हम देखें तो जो लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह जी, उन्होंने ये संदेश दिया है कि हमें अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, दादी हैं, दादा हैं और हमारे बड़े हैं, उन सभी का जो है आदर करना चाहिए और उनसे जीवन में जो सीखने को मिले वो सीख लेना चाहिए, क्योंकि हमसे ज्यादा अनुभव उनको है। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद।